हेलो एंड वेलकम टू जस्ट वॉच। आज हम इंडियन पॉलिटी के सेकेंड लेसन को डिस्कस करेंगे, जिसका जो हेडिंग है वो है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेसन फर्स्ट में हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम लोग देखे हैं कि आखिर हमारे संविधान में जो की फीचर्स हैं वो ब्रिटिश क्राउन से या ब्रिटिश कंपनी जब भारत में रूल कर रही थी तो वहाँ से कैसे लिया गया है। आज ये सेकेंड चैप्टर है, यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर हमारा जो संविधान है वो कैसे बना, कैसे अस्तित्व में आया। दिस वीडियो इज़ ब्रॉट अप बाय प्रदीप। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आखिर हमारा संविधान कैसे बना। 1934 में एम.एन. रॉय करके एक व्यक्ति होते हैं, खासकर आप इन्हें समझिए कि एक कम्युनिस्ट मूवमेंट को जन्मदाता हैं एम.एन. रॉय। तो एम.एन. रॉय सबसे पहले ये आइडिया देते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए भारत की, भारत में भी एक संविधान सभा होना चाहिए। सबसे पहली बार ऐसा किसने कहा? एम.एन. रॉय ने कहा। एम.एन. रॉय के इस आइडिया को ऑफिशियली डिमांड में कन्वर्ट कर दिया गया, किसके द्वारा? इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा, आईएनसी के द्वारा ऑफिशियल डिमांड में कन्वर्ट कर दिया गया। कब? 1935 में। और कहा गया कि भारत का संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा की ज़रूरत है। इस बात को आगे बढ़ाते हुए इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से जवाहरलाल नेहरू आगे और भी बोलते हैं। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ये कहते हैं कि जो हमारे भारत का संविधान होगा ये बिना किसी बाहरी इंटरफेरेंस के होगा। हमारी जो संविधान बनेगी एक संविधान सभा के द्वारा बनाई जाएगी, और जो संविधान सभा के सदस्य होंगे वो इलेक्ट होकर के आएंगे ऑन द बेसिस ऑफ एडल फ्रेंचाइजी। एडल फ्रेंचाइजी क्या है? वोटिंग राइट, ऑन द बेसिस ऑफ वोटिंग राइट। जैसे प्रेजेंट में इस समय जो भी 18 ईयर से एबव है उनके पास वोटिंग राइट है इंडिया में, उसी हिसाब से उस समय जो भी नियम कानून रहे होंगे एडल फ्रेंचाइजी के, उस हिसाब से बोलते हैं जवाहरलाल नेहरू कि हमारी जो संविधान सभा होगी वो इलेक्ट होकर के आएगी ऑन द बेसिस ऑफ एडल फ्रेंचाइजी। तो जो 1934 से चली आ रही थी ये भारतीयों की एक डिमांड कि हमारे पास एक संविधान सभा होनी चाहिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इसे अगस्त ऑफर के थ्रू मान लिया गया। कब? 1940 में। तो अगर आपसे यदि पूछा जाए कि अगस्त ऑफर क्या है तो उस समय आप यही बोलिएगा कि एक भारतीयों को पहचान मिल गई। कैसी पहचान मिल गई? कि एक तरह की अधिकार की पहचान मिल गई कि वो जाएं और अपना खुद का संविधान बनाएं। आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1940 का जो समय था, इस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से जो वाइसरॉय हुआ करते थे भारत के लिए वो कौन हुआ करते थे? तो उस समय आप बताइएगा कौन हुआ करते थे? लिनलिथगो हुआ करते थे। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। देखते हैं कि कैसे हमारा संविधान धीरे धीरे बनना शुरू होता है। तो 1942 में ब्रिटेन कैबिनेट के एक सदस्य होते हैं जिनका नाम होता है सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। तो ये क्या है? ब्रिटेन कैबिनेट के एक सदस्य हैं, कैबिनेट मेंबर हैं। ये भारत में भेजे जाते हैं एक ड्राफ्ट प्रपोजल के साथ। ड्राफ्ट प्रपोजल क्या है? एक तरह से आप कह लीजिए रोड मैप है। एक तरह से इनके पास ब्रिटेन गवर्नमेंट के द्वारा बनाया हुआ एक रोड मैप दिया जाता है। आप जाइए भारत में और बताइए कि उनका संविधान जो है या उनकी जो संविधान सभा है वो कब बनाई जाएगी और कैसे बनेगी। तो इस ड्राफ्ट प्रपोजल में जो एक कैबिनेट है सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये क्या लिख कर आते हैं? ये लिख कर आते हैं कि जो भारत की संविधान सभा है या भारत को संविधान बनाने की जो प्रक्रिया स्टार्ट होगी ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड जैसे ही ख़त्म होगा उसके बाद चालू किया जाएगा। तो वर्ल्ड वॉर जैसा हम सबको पता है कि शुरू होता है 1 सितंबर 1939 से, और ये कब तक चलता है? 2 सितंबर 1945 तक। तो जो 1942 का समय है, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे कि इस समय भी वर्ल्ड वार चल रहा था। तो इनका कहना था कि जैसे ही वर्ल्ड वार समाप्त हो जाएगा वैसे ही भारतीयों को हम ये अधिकार दे देंगे कि वो चाहें तो अपना संविधान सभा बना सकते हैं। लेकिन जो ये क्रिप्स का मिशन था ये फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? क्योंकि मुस्लिम लीग जो थी क्रिप्स के इस मिशन को क्या कर देती है? रिजेक्ट कर देती है। आखिर क्यों रिजेक्ट कर देती है? कि क्रिप्स जो मुस्लिम लीग उस समय हुआ करती थी वो चाहती थी कि भारत का बंटवारा हो, भारत में जितने भी एरिया है उसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया जाए, और जो मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस हैं, जो मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस है वहाँ पर क्या किया जाए? एक अलग से संविधान सभा बनाई जाए और मुस्लिम जो है वहाँ खुद डोमिनेट करेंगे हिंदुओं से अलग होकर के। तो फाइनली जब क्रिप्स मिशन फेल हो गया तो भारत में आता है कैबिनेट मिशन। ब्रिटेन गवर्नमेंट की तरफ से एक और मिशन भेजा जाता है भारत में जिसका नाम है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन में उस समय 3 सदस्य हुआ करते थे, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और ए.वी. अलेक्जेंडर। ये 3 सदस्य हुआ करते थे।
तो उस समय जो लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस हुआ करते थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करते थे। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास कैसी पावर होती थी, कैसा कैसा इनका ज्यूरिसडिक्शन था उस समय में, ये हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को डिस्कस करते समय ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप चाहें तो वहाँ से इसे वापस देख सकते हैं। तो कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य आते हैं। कौन कौन आते हैं? लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस आते हैं, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स आते हैं और एबी अलेक्जेंडर आते हैं। ठीक है, यही स्टेफोर्ड क्रिप्स, यही ऊपर वाले क्रिप्स है। तो इस मिशन के सामने भी 2 बाधाएं थी। क्या क्या बाधाएं थी कि जैसे ही क्रिप्स मिशन आया था उस समय मुस्लिम लीग इन्हें क्या कर देती है, रिजेक्ट कर देती है इनके प्रपोजल को। सेम वही जो समस्या है अभी भी है कैबिनेट मिशन के सामने। वो कौन सी समस्या है कि मुस्लिम लीग चाहती थी कि जो मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस है उसे एक अलग देश का नाम दे दिया जाए, जिसका नाम हम लोग बोलेंगे पाकिस्तान। और ये जो देश होगा खुद की संविधान सभा बनाएगा और वो संविधान सभा आगे चल करके इनका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है। और दूसरी तरफ जो है कांग्रेस हुआ करती थी, उसमें 2 ही मेजर पॉलिटिकल पार्टी हुआ करती थी, एक मुस्लिम लीग और एक कांग्रेस। तो मुस्लिम लीग का डिमांड था कि हमें हमारा एक अलग सेपरेट स्टेट चाहिए जिसका नाम होगा पाकिस्तान, और ये जो स्टेट होगा खुद की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्ट करेगा और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आगे चल के क्या बनाएगी, पाकिस्तान का संविधान बनाएगी। लेकिन कांग्रेस की जो डिमांड थी उस समय, वो कांग्रेस चाहता था कि एक यूनाइटेड इंडिया हो, एक भारत हो, श्रेष्ठ भारत हो। कांग्रेस नहीं चाहता था कि भारत का डिवीज़न हो, मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस के लोग अलग से अपना स्टेट बनाएं। उनका मतलब सिर्फ ये था कि सब लोग मिलजुल कर रहें, एक साथ मिल कर के रहें। तो कैबिनेट मिशन के सामने ये 2 मेजर समस्याएं थी। कैबिनेट मिशन इस समस्या को समाधान करने के लिए एक शिमला कॉन्फ्रेंस बुलाता है। शिमला कॉन्फ्रेंस कैबिनेट मिशन के द्वारा बुलाई जाती है और एक कोशिश की जाती है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के लोगों के बीच में एक एग्रीमेंट तक इन्हें पहुंचाया जाए, एक सहमति तक पहुंचाया जाए, ताकि इनकी एक जो संविधान सभा है उसे बनाई जा सके। लेकिन यह कोशिश भी कैबिनेट मिशन की फेल हो जाती है और आखिरकार जो कैबिनेट मिशन है ये अपना खुद का प्लान लेकर आता है कि आखिर इनकी जो संविधान सभा है वो कैसे बनेगी, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैबिनेट मिशन प्लान। अभी आप यहाँ देख पा रहे होंगे, सबसे पहले आया था सिर्फ और सिर्फ कैबिनेट मिशन आया था ताकि कुछ एग्रीमेंट तक पहुँचा दिया जाए दोनों को। लेकिन जब दोनों ही पार्टीज इनकी बातों को मानने से डिसएग्री हो जाती हैं तो कैबिनेट मिशन जो है अपना खुद का प्लान तैयार करता है और उस प्लान के बेसिस पर हम लोग आगे देखेंगे कि कैबिनेट मिशन क्या प्लान देता है, कैसे आगे होगा। लेकिन इतना तो समझ में आ चुका था कैबिनेट मिशन प्लान से कि जो मुस्लिम लीग चाहती थी कि हमारा एक सेपरेट स्टेट हो, हमारी एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो, इस डिमांड को कैबिनेट मिशन प्लान के वर्डिंग्स में या कि जो इनका प्लान था उसमें रिजेक्ट कर दिया जाता है। और आप ऐसे समझिए मोर और लेस कुछ ऐसे इन्होंने नियम कानून बनाए या अपने प्लान में कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स लाए ताकि मुस्लिम लीग थोड़ा बहुत तो सेटिस्फाइड थी इन बातों से। तो चलिए देखते हैं कैबिनेट मिशन प्लान ऐसा कौन सा प्लान लाता है संविधान सभा को बनाने के लिए। तो ये है जिसको हम लोग हेडलाइन के तौर पे समझ सकते हैं कि उस समय जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसका कंपोजिशन क्या होगा। कंपोजिशन मतलब कितने सदस्य होंगे, कहाँ से आएंगे, यही हम जो पूरी पॉइंट पढ़ेंगे यही है कैबिनेट मिशन प्लान के हिसाब से सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो कैबिनेट मिशन प्लान उस समय बोलता है कि जो टोटल स्ट्रेंथ होगी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो बनाई जा रही है उसकी कितनी होगी, 389 होगी। मतलब 389 मेंबर होंगे टोटल जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य होंगे, जिसमें से 296 जो सीट होंगी वो अलॉट की जा रही हैं किसके लिए, ब्रिटिश प्रोविंसेस के लिए। इट मीन्स द एरिया ऑक्युपाइड बाय द ब्रिटिशर्स एट दैट टाइम, जो भी एरिया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ऑक्युपाई किया गया था वहाँ पर 296 उनके लिए अलॉट कर दी जाती हैं और 93 सीट्स जो हैं वो अलॉट कर दी जाती हैं किनके लिए, प्रिंसली स्टेट के लिए। प्रिंसली स्टेट मतलब वो राज्य जहाँ पर राजा राजवाड़े राज करते थे। तो इस तरह से सीट्स का डिवीज़न कर दिया गया था कैबिनेट मिशन प्लान के हिसाब से, और जो सीट्स थी वहाँ के रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन के हिसाब से और अलॉट की गई थी। आप सिंपल भाषा में समझना चाहें तो ये समझिए कि हर 10 लाख आबादी पर एक सीट को अलॉट कर दिया गया था। और जो सीट्स थी उस समय मेजॉरिटी मेनली 3 कम्युनिटीज़ में डिवाइडेड थी, एक मुस्लिम में, सिख में और एक जनरल में। ये जो टोटल सीटें हैं ब्रिटिश इंडिया की 389 सीट्स, इनको मेनली 3 भागों में डिवाइड किया गया था, एक मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस में, एक सिख के और एक जनरल। तो इसमें एक नियम और बनाया गया था कि जो मुस्लिम मेंबर्स होंगे उन्हें सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोटर ही सेलेक्ट करके लाएंगे, ठीक है। और जो सिख के सदस्य होंगे, सिख मेंबर होंगे, उन्हें सिर्फ और सिर्फ सिख वोटर ही सेलेक्ट करके लाएंगे और जनरल वालों के लिए जनरल। तो ये इस तरह से लेजिस्लेटिव असेंबली बनाने का एक
प्रक्रिया उस समय दिया जाता है कैबिनेट मिशन प्लान के थ्रू। और वो बोलते हैं कि जो वोटिंग होगी वो ऑन द बेसिस ऑफ होगा, किसके बेसिस पर, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पर और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या है और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या है, हम आपको डिटेल से डिस्कस करते हैं। ये जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट है आपको प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के भी समय में काम आएगा, तो इसे ध्यान से समझिएगा। हम बिल्कुल आराम से इसको डिस्कस करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम है, आप जानते हैं कि इंडिया में दो तरह के इलेक्शन प्रोसेस हैं। एक है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट है, ठीक है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का मतलब क्या होता है, इलेक्शन में लड़ने वाली मेजर ग्रुप हैं वो क्या करेंगे, यदि किसी को भी मेजोरिटी नंबर ऑफ वोट्स मिल जाते हैं, चाहे वो 20% हो, 30% हो, 40% हो, तो वही क्या हो जाएगा, विनर हो जाएगा। लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि आपको 50+1 वोट पाना जरूरी है, तभी आपको वहाँ से इलेक्शन मिलेगा। तो आप इसे ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि एक प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के समय में सेम प्रोसेस लागू होता है। तो समझिए कि 4 कैंडिडेट हैं, ए बी सी और डी। तो चारों कैंडिडेट्स में इसमें क्या करना है, आपको अपने प्रिफरेंसेस को देना है कि यदि हम अपना वोट डाल रहे हैं, ये मान लीजिए एक तरह से आपका बैलेट पेपर है। तो समझिए ऐसे कि हमारा पहला प्रेफरेंस है कि यदि जो प्रेसिडेंट इलेक्ट होकर के आएगा वो ए बनेगा, यदि ए नहीं बनता है तो बी बने, बी नहीं बनता है तो सी बने, सी नहीं बनता है तो डी बने। तो आप एक एग्जाम्पल के थ्रू ऐसे समझिएगा कि टोटल नंबर ऑफ वोट कितना है, 100 है, ठीक है। और ये जो 4 सदस्य हैं इन्हीं के बीच में ये वोट डिवाइड होगा। तो समझिए जब वोटिंग स्टार्ट होती है तो जो लोग आते हैं 100 वोट्स में, उन्होंने अपना पहला प्रेफरेंस दिया हुआ है कि ए को 40% वोट मिलते हैं। फर्स्ट प्रेफरेंस जो है ए को मिलती है कि उन्हें 40% वोट मिल गए। बी को जो है दूसरी प्रेफरेंस दी जाती है। अब इसे फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा, हम आपको समझाते हैं कि यदि वोटिंग स्टार्ट हो रही है तो कोई आ रहा है बोल रहा है मेरा पहला प्रेफरेंस ए है, हमारी जो पहली वोटिंग है हम चाहते हैं कि कोई इलेक्ट होकर के आए तो ए आए, यदि ए इलेक्ट नहीं होकर आता है तो बी हो जाए, बी नहीं आता है तो सी आए और सी नहीं तो डी इलेक्ट होकर के आए। तो ऐसे करके जो 100 वोट हैं इस 100 वोटों में डिवाइड होता है तो पता चलता है कि जो ए है वो 40 वोट्स ए को मिलते हैं और बी को जो है इसको मिलते हैं कितना, 30 वोट्स। बी को 30 वोट्स मिलते हैं और सी को 20 वोट्स मिलते हैं और डी को 10 वोट्स मिलते हैं। टोटल हो गए 100। तो आप इसमें से देख रहे हैं कि 50+ की मेजोरिटी किसी के पास नहीं है, 50+1 की मेजोरिटी किसी के पास नहीं है। तो इसका मतलब अभी भी कोई भी मेजोरिटी में नहीं है, कोई भी इलेक्ट होकर के नहीं आएगा। तो इस कंडीशन में ये किया जाएगा जिसके सबसे कम वोट होंगे, जैसे यहाँ पर डी का 10 वोट है, तो इस 10 वोट को क्या किया जाएगा, ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा इन तीनों में। क्यों ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, क्योंकि डी नंबर के जो वोटर हैं उन्होंने अपनी पहली प्रेफरेंस डी को दी थी, लेकिन हो सकता है दूसरी प्रेफरेंस बी को दी हो, सी को दिया हो, ए को दिया हो, तो जिस प्रेफरेंसेस में आगे की अपनी वोट डाले हैं वो प्रेफरेंसेस यहाँ पर क्या हो जाएगी, ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। तो मानिए कि दूसरे नंबर की जब काउंटिंग स्टार्ट होती है तो इन 10 वोटों में से मान लीजिए ए को 40 वोट थे ही और 4 वोट ट्रांसफ़र होके आते हैं। मान लीजिए कि डी वालों का पहला प्रेफरेंस तो डी था और दूसरा क्या रहा होगा, ए रहा होगा। तो ऐसे समय में 4 वोट ऐसे थे जो ए को मिल जाते हैं। तो ए के पास टोटल कितने वोट हो गए, 44 हो गए। 3 जो बी है इसके पास टोटल 30 वोट है, मानिए इसको भी 4 वोट जो है ट्रांसफ़र होके आते हैं तो इसके पास भी कितने हो गए, 34 वोट हो गए, ठीक है। और बचे हुए 2 वोट्स किसके पास चले जाते हैं, बी के पास। तो इसके पास टोटल हो गया कितना, 22 वोट। अभी भी आप देख पा रहे हैं कि कोई भी जो ये कैंडिडेट हैं किसी के पास भी अभी 50+1 की मेजोरिटी नहीं है। तो आखिर सबसे लीस्ट नंबर ऑफ वोट किसका है, सी का है। अब इस सी के भी वोट को क्या कर दिया जाएगा, इन दोनों के बीच में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो मानिए कि जो ए नंबर का कैंडिडेट है इसमें से सी वाले जो हैं वो अपनी प्रेफरेंसेस ए वाले को कितना देते हैं, 15 और दे देते हैं। तो 44 + 15 टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 और 4 1 5। तो 59 वोट्स अब किसे मिल गए हैं, इसे मिल गए हैं और इसे कितना मिल गए, 41 हो गया इसका। तो ये 50+1 की मेजोरिटी को क्रॉस कर लिया है। यहाँ पर इलेक्ट होकर के कौन आएगा, ए आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक वोट जो है ट्रांसफ़र हुआ है। तो क्या है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एक वोट जो है ट्रांसफ़र हुई है और सारे के सारे वोट जो हैं एक प्रोपोर्शन में दिए गए हैं, इसे नहीं तो ये सेलेक्ट होना चाहिए। यही है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का कंसेप्ट।
इसे हम और भी अच्छे से डिस्कस करेंगे जब आपको प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बारे में बताएंगे। यहाँ पर आप एक मोटा मोटा आइडिया समझ लीजिए कि कैसे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का कंसेप्ट काम करता है। तभी हम लोग पिछले स्लाइड्स में ये डिस्कस किए हैं कि जो ब्रिटिश ऑक्युपाइड टेरिटरी थी वहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो इलेक्ट होकर के आ रहे थे, और किस बेसिस पर, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पर और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के बेसिस पर। और जो टोटल सीट्स थी वो कितनी थी, 296 सीट थी जहाँ पर ये इलेक्शन होकर आ रहा था। अब हम लोग बात करेंगे आगे प्रिंसली स्टेट्स के बारे में, जहाँ पर उनको 93 सीट्स अलॉट कर दी गई हैं। तो जो प्रिंसली स्टेट्स थी वहाँ पर जो उनके सदस्य थे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इलेक्ट होकर के आएंगे वो नॉमिनेट होकर के आते थे, वो इलेक्ट होकर नहीं आते थे। और इन्हें नॉमिनेट कौन करता था, प्रिंसली स्टेट्स का जो हेड हुआ करते थे वो इन्हें नॉमिनेट करते थे, और वही सदस्य जिसे इन्हें नॉमिनेट करेंगे वही क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए समझा जाएगा कि वो इलेक्ट हो चुके हैं, वही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को रिप्रेजेंट करेंगे। यदि आपसे एग्जाम में कभी भी एक स्टेटमेंट पूछा जाए कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ये इलेक्टेड बॉडी थी, तो आप बिल्कुल इस स्टेटमेंट को रॉन्ग बताइएगा, क्योंकि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ये पार्शली इलेक्टेड थी और पार्शली नॉमिनेटेड थी। ऐसा क्यों बोला गया, आपको अच्छे से पता होगा कि जो हमारी ब्रिटिश ऑक्युपाइड टेरिटरी थी वहाँ पर के जो सारे सदस्य थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो इलेक्ट होकर के आए थे थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। और जो हमारे प्रिंसली स्टेट्स हैं यहाँ पर सारे सदस्य जो 93 सीट्स अलॉट की कर दी गई है इनके लिए, ये नॉमिनेट होकर के आते हैं। तो इस तरह से क्या है कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है पार्शली इलेक्टेड थी और पार्शली नॉमिनेटेड थी। अब क्या होता है, जुलाई और अगस्त के महीने में 1946 में इन सारी सीटों पर क्या होता है, इलेक्शन होता है। और इलेक्शन का जो रिज़ल्ट होता है, जो 296 सीट अलॉट कर दी गई थी किनके लिए, 296 सीट जो अलॉट कर दी गई हैं किनके लिए, ब्रिटिश प्रोविंसेस के लिए, उनका रिजल्ट इस तरह से होता है कि कांग्रेस जो है वो 208 सीट जीतती है। ये क्या समझ में आ रहा है, क्लियर मेजोरिटी है। मुस्लिम लीग जो है 73 सीट्स जीतती है। इंडिपेंडेंट स्टेट जो है 15 सीटें जीतते हैं। लेकिन जो प्रिंसली स्टेट्स होते हैं इस इलेक्शन प्रोसेस में ये लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं और ख़ुद को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से अलग रखते हैं। ऐसा क्यों किया इन्होंने, इनको पता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आगे चल करके भारत का एक संविधान बनाएगी, और ये जो संविधान होगा इसी के बेसिस पर आगे भारत में कैसे गवर्न करना है, भारत को कैसे राज्य व्यवस्था होगी, इस संविधान के हिसाब से चलेगी। तो जो प्रिंसली स्टेट्स के राजा रजवाड़े थे वो नहीं चाहते थे कि हमारे ऊपर भी किसी का हाथ हो, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन का हाथ हो, और हमारी जो ऑटोनॉमी है वो ख़त्म हो जाए। इसलिए प्रिंसली स्टेट्स जो हैं खुद को अलग रखते हैं इस इलेक्शन प्रोसेस से। और जो 93 सीट्स अलॉट कर दी गई थी इनके लिए, प्रिंसली स्टेट्स के लिए, इन पर इलेक्शन होते ही नहीं है, ये लोग पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं। तो सिर्फ इलेक्शन कहाँ हुए हैं अभी, जो एरिया उस समय ऑक्युपाई किया गया था किसके द्वारा, ब्रिटिश के द्वारा, जिसे हम लोग बोलते हैं ब्रिटिश टेरिटरी। तो ये कंपोजिशन था हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, और इन कंपोजिशंस को किसके बेसिस पर बनाया गया है, कैबिनेट मिशन प्लान के हिसाब से। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये काम कैसे करती थी इसके बारे में हम लोग इस स्लाइड में जानेंगे। तो जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अब इलेक्ट होकर के आ गए हैं सारे सदस्य, तो ये लोग अपनी पहली मीटिंग बुलाते हैं कब, 9 दिसंबर 1946 को। लेकिन इस मीटिंग को मुस्लिम लीग अटेंड करने से क्या कर देती है, बाइकआउट कर देती है। क्यों कर देती है, मुस्लिम लीग का तो पहले से ही डिमांड था कि हमें एक सेपरेट प्रोविंस चाहिए, सेपरेट स्टेट चाहिए जिसका नाम पाकिस्तान होगा। और इस पाकिस्तान में कौन से लोग आएंगे, उन प्रोविंसेस के लोग जहाँ पर मुस्लिम मेंबर मेजॉरिटी में होंगे, वो एक अलग से स्टेट बनाना चाहते थे जिसका नाम है पाकिस्तान। तो ये मुस्लिम लीग उस समय क्या कर दी, बाइकआउट कर दी इस असेंबली में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अपनी पहली मीटिंग को। तो इस तरह से जब मुस्लिम लीग आई ही नहीं तो टोटल सदस्य सिर्फ कितने अटेंड हुए, 211 सदस्य अटेंड होते हैं। प्रिंसली स्टेट पहले ही पार्टिसिपेट नहीं किए हैं। टोटल 389 मेंबर थे और देखिए कितने मेंबर सिर्फ अटेंड किए, 211। अब ये 211 सदस्यों के सामने में सबसे जो ओल्ड व्यक्ति थे वो कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और इन्हीं को उस समय का एक टेम्पररी प्रेसिडेंट इलेक्ट कर दिया गया। टेम्पररी प्रेसिडेंट का मतलब कुछ समय के लिए आपको प्रेसिडेंट इलेक्ट कर दिया जाता है। एक तरह से ये एक रिवाज है फ्रेंच के कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो भी एल्डेस्ट मेंबर होगा उससे उस समय के लिए टेम्पररी प्रेसिडेंट इलेक्ट कर दिया जाएगा। बाद में ये लोग परमानेंट अपना जो प्रेसिडेंट है उसे इलेक्ट करेंगे। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्पररी प्रेसिडेंट जो है असेंबली का इलेक्ट कर लिया जाता है। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो होते हैं इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो क्या होते हैं, एक
परमानेंट प्रेसिडेंट बनते हैं। परमानेंट तो नहीं कह सकते, लेकिन टेम्परेरी भी नहीं है, एक तरह से ये इन्हें ही बना दिया जाता है प्रेसिडेंट उस असेंबली का। और जो एच.सी. मुखर्जी हैं और वी.टी. कृष्णचारी जो हैं, इन्हें वाइस प्रेसिडेंट जो है इलेक्ट कर लिया जाता है असेंबली में। तो यहाँ से आपको देखने में समझ में आ रहा हो कि जो एच.सी. मुखर्जी हैं और वी.टी. कृष्णचारी हैं, दोनों ही क्या हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि हमारे इस जो असेंबली है इसमें दो वाइस प्रेसिडेंट थे। अगला जो मेजर चीज़ है हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है, एक तरह से आप समझ लीजिए एक शपथ है। जवाहरलाल नेहरू क्या होता है, 13 दिसंबर 1946 को जो हमारी पहली बार कंस्टिट्यूएंट असेंबली की सभा बुलाई गई थी, कब बुलाई गई थी, 9 दिसंबर को। जस्ट 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को, जस्ट 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जो होते हैं वो एक हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास करते हैं असेंबली में। ये क्या है हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, एक तरह से आप समझिए कि जिस तरह से एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव हिस्टोरिक कदम उठाते हैं कि आखिर हमारी जो संविधान सभा बनाई गई है, कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई है, ये कौन कौन से रोड मैप हैं जिनके ऊपर मिलकर के काम करेगी। तो जो सबसे पहला रोड मैप था इनका, जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बनाया गया था कि फोस्टर यूनिटी ऑफ द नेशन, क्या था कि देश की एकता को बनाया जा सके। इनको किस बात से डर था, जिस हिसाब से पाकिस्तान जो है अलग से, पाकिस्तान मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस की अलग से डिमांड कर रही है, तो ये चाहते हैं कि जो हमारे बाकी देश के लोग हैं वो सब मिल कर रहे हैं, हमारे देश का कोई भी डिवीज़न ना हो। तो ये चाहते थे कि हमारा जो संविधान बने वो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए बने कि हमारा जो संविधान है वो देश के नागरिकों की एकता पर विशेष करके बहुत जोर दे, और यहाँ के जितने भी लोग हैं उनका जो है इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिक्योरिटी हो। इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिक्योरिटी का मतलब है कि यदि कोई गरीब है और कोई अमीर है तो ऐसा ना हो कि गरीब को जस्टिस पहले मिल जाए, अमीर को जस्टिस पहले मिल जाए और गरीब को बाद में मिले। ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक्स कोई किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए लोगों के बीच में। पॉलिटिकल सिक्योरिटी का मतलब है कि कोई भी यदि आपका आसपास का या रिलेटिव्स पॉलिटिकली इस बड़े पदों पर है तो उसका आपको गलत फ़ायदा ना मिले। इसका इनडायरेक्ट मतलब यह है कि पॉलिटिकल सिक्योरिटी सबके पास हो, सबको समान अधिकार हो। और तीसरी बात ये बोलते हैं कि हमारा जो संविधान हो कैसा हो, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो, और भारत को ये प्रोक्लेम किया जाए कि एक भारत जो है सोवरन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक कंट्री है। सोवरन का मतलब होता है कि भारत की जो विदेश नीतियाँ होंगी या भारत को कोई भी नियम और कानून बनाने के जो अधिकार होंगे ये स्वतः ही होंगे। भारत खुद इन कानूनों को बनाएगा, ना ही किसी के एक्सटर्नल प्रेशर के हिसाब से बनाएगा। इसी को बोलते हैं सोवरन। सोवरन को फिर से हम आपको बता देते हैं कि भारत में जो भी नियम कानून और मसौदे बनाए जाएंगे वो भारत की जनता को ध्यान में रखते हुए बनाए जाएंगे, ना कि किसी विदेश नीति के हिसाब से बनाए जाएंगे, विदेशी प्रेशर के हिसाब से बनाए जाएंगे। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है कि जो यहाँ की जनता होगी उनके द्वारा ही यहाँ के जो मेंबर होंगे वो इलेक्ट होकर के आएंगे। और रिपब्लिक का मतलब होता है जो हेड ऑफ़ द स्टेट होगा वो हमेशा ही इलेक्ट होकर के आएगा। हेड ऑफ़ द स्टेट का मतलब होता है जैसे इस समय हमारे प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट की जो पोस्ट होगी ये कोई भी हेरिडेटरी पोस्ट नहीं होगी, राजा महाराजा की पोस्ट नहीं होगी। इस पोस्ट पर हमेशा ही इलेक्ट होकर के आदमी आएगा। ठीक है, ये होता है मतलब रिपब्लिक का। एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब जो होता है कि पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन, जितने भी पावर होंगे हमारे देश के पास, इनका जो है डिस्ट्रीब्यूशन होगा किसके बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में, ताकि सेंटर भी अपने कामों को अच्छे से कर सके और स्टेट भी अपने कामों को अच्छे से कर सके। ये क्या है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मतलब है कि ये पैमाने हैं जो जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने रखते हैं कि हमारा जो संविधान है इन सारी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए ही बनाया जाए। ठीक है, जो तीसरा पॉइंट है वो बोलते हैं कि सभी के पास गारंटी दी जाए कि सबको जस्टिस मिले, सबको समानता का अधिकार हो, सबके पास फ्रीडम ऑफ थॉट्स हो, आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने बिलीफ्स को, फेथ को, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, कोई भी व्यवसाय आप अपना सकते हैं, वोकेशन, एसोसिएशन इन द एक्शन ऑफ ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये सारी बातें कहाँ लिखी गई हैं, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में, जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पास कर दी जाती हैं। दूसरा बात इसमें लिखा हुआ है कि सभी के पास एक प्रॉपर सेफगार्ड हो, चाहे वो माइनॉरिटीज़ हों, बैकवर्ड
क्लास के लोग हों, ट्राइबल्स एरिया के लोग हों, चाहे वो डिप्रेस लोग हों, चाहे बैकवर्ड क्लास के लोग हों, सबके पास एक मतलब उन्हें सुरक्षा महसूस हो। ऐसा ना हो कि हम माइनॉरिटीज़ हैं तो हमें यहाँ नुकसान है, हमें यहाँ दिक्कत हो सकती है। नहीं, सबके पास एक एडिक्वेट सेफ गार्ड हो ताकि उन्हें किसी भी तरह का डर ना लगे। मेंटेन द इंटेग्रिटी ऑफ द टेरिटरी। इंटेग्रिटी का मतलब होता है स्वायत्तता। स्वायत्तता मतलब डूइंग एनीथिंग विदाउट एनी एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है, तो हमारी जो टेरिटरी होगी वहाँ पर आपको हम बता चुके हैं रिपब्लिक के बारे में, और हमारे पास सारे सोवरेन राइट होंगे, लैंड हो चाहे सी हो चाहे एयर हो। सोवरेन राइट का मतलब वही है कि हमारे जो एरिया होगी लैंड की, सी की और एयर की, यहाँ पर कौन से नियम बनेंगे, कैसे नियम बनेंगे, वो हमारी जनता को ध्यान में रखते हुए बनेंगे, ना कि किसी एक्सटर्नल प्रेशर के दबाव में बनेंगे। इनका जो छठा सबसे मेजर ऑब्जेक्टिव था कि टू अटेन राइटफुल एंड ऑनर्ड प्लेस इन द वर्ल्ड। संसार में भारत का जो है एक ऑनर्ड प्लेस भारत को भी वर्ल्ड में मिले। ऑनर्ड का मतलब एक सम्मान मिले भारत को भी, और एक जस्टिस मिले भारत को भी वर्ल्ड में। और हम चाहते हैं कि वर्ल्ड के पीस को मेंटेन करने में और दुनिया के और ह्यूमैनिटी के, मैनकाइंड के वेलफेयर में भारत का भी एक कंट्रीब्यूशन हो। ऐसी क्या थी, ऐसी सारी आउटलाइन थी जिनके बेसिस पर हमारा संविधान बनाया जाएगा। और ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था संविधान सभा में रखा गया था किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और इस जो मेजर पॉइंट हैं इनको यूनानिमसली अडॉप्ट कर लिया गया सारे ही कंस्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर थे, और 22 जनवरी 1947 को इसे पास कर दिया जाता है कि हाँ, आपके द्वारा जो भी पॉइंट्स दी गई हैं ये सारी ही पॉइंट्स बिल्कुल सही हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए ही हमारे संविधान का निर्माण किया जाएगा। और बाद में चल करके जो हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है इसी का नाम दिया जाता है क्या, प्रियम्बल। आगे चल करके यही हमारा प्रियम्बल बनता है, खाका तैयार होता है, ढांचा बनता है, जिसके हिसाब से हमारी पूरी संविधान की निर्माण हुई है। तो ये आज का हमारा वीडियो था। बताइएगा आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए ग्रेट डे।